जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, लाजवाब, जिंदाबाद हैं और बहुत अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से आप सभी की तैयारी और पढ़ाई चल रही है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे से सारी क्लासेस को लेने के बाद एक रिवीजन करते हैं और जो भी प्रैक्टिस सेट आपके चल रहे हैं उनके नोट्स भी आप भली भांति बनाते हैं। बाकी रात एक खुशखबरी आप सभी के लिए आ ही गई है और वो है यूपीएसआई की भर्ती के रूप में। तो जो भी साथी हमारे ग्रेजुएशन जिनकी कंप्लीट हो चुकी है और उम्र सीमा उनकी उस दायरे में आ रही है, तो बहुत एक अच्छा अवसर है। मतलब मैं कहता हूँ कि एक लगभग ये मानिए आप स्टेट में ऑफिसर कैडर की नौकरी है। 4200 ग्रेड पे बहुत ही ज़बरदस्त वाली नौकरी आपकी ये रहेगी और सैलरी से अलग जो आपके नाम के साथ एक शक्ति थोड़ी जुड़ती है, पावर थोड़ी सी जुड़ती है। वर्दी की एक अलग ही पावर होती है। पैसा आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कहीं भी कमा लेंगे, लेकिन असल में पावर जो होती है वो थोड़ी सी वर्दी वाली, वो इस नौकरी में आपको मिलती है। तो जो भी साथी ग्रेजुएट हैं और जिनकी उम्र सीमा इसमें आ रही है, भाई जी जान लगा दीजिए बिल्कुल यूपीएसआई की भर्ती के लिए। चलिए आगे चलें। तो हम लोग पढ़ रहे थे दाब के बारे में, प्रेशर के बारे में, और प्रेशर में हम लोगों ने कल सीखा द्रव के दाब के बारे में, लिक्विड के प्रेशर के बारे में। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताइए, जब किसी भी वस्तु को किसी लिक्विड में नीचे की ओर डुबोया जाता है, जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड में नीचे की ओर डुबोया जाता है तो उस पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, फोर्स लगता है। ऊपर की तरफ लगने वाले इस फोर्स को क्या कहते हैं? बताइए। ऊपर की तरफ लगने वाले इस फोर्स का क्या नाम होता है जो लिक्विड के द्वारा वस्तु पर ऊपर की तरफ लगता है? सभी को भाई राधे राधे, नमस्कार। यूपी कांस्टेबल इसके बाद आएगी, यूपीएसआई के बाद यूपी कांस्टेबल आएगी, ऐसा पक्का वादा राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। देखना एक बार, प्रकाश भाई का कमेंट है 5 तारीख के बाद की क्लास शो नहीं कर रहा। देखना एक बार, चेक करो। हाँ, बहुत अच्छा उत्तर आप सभी का। और ये उत्तर है बायोंसी फोर्स, यानी कि उत्प्लावन फोर्स। एक बार ना आप सभी सबसे पहले एक काम करो कि ऐसा इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दो। तब तक आप ना ये काम करो कि जिनको क्लासेस में कोई प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए। एप्लीकेशन अपडेट करते ही आपकी क्लासेस शायद ठीक हो जाएंगी। बड़ा अच्छा उत्तर आप सभी का। और ये लगता है आपका बायोंसी फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल। बल। अच्छा, एक ना थोड़ा सा इशू भी है क्लासेस में। आप ना जैसे कभी मान लो आज टॉपिक चल रहा है प्रेशर, तो ये क्लास हो सकता है आपको जो पहला टॉपिक हो गया है उसके ऊपर मिल जाएगी, तो फोल्डर एक बार चेक कर लिया करो। बाकी मैं सही करा दूंगा इसको, प्रॉपर एक सीक्वेंस में करा दूंगा। एक कोई कमेंट मुझे दे दो फिर भी, है ना, मैं सीक्वेंस आज ठीक करा दूंगा। चलिए, तो भैया जी ये लगेगा आपका बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल। कल तक हमने ये कहानी सीखी थी, फटाफट से एक बार रिवाइज मारते हैं कि उत्प्लावन बल। अच्छा मुझे बताओ कि क्या ऐसा जरूरी है कि अगर मान लीजिए ये वस्तु पानी में है और इस वस्तु का वजन जो है वो मान लो 50 न्यूटन है, इस वस्तु का वजन 50 न्यूटन है और ये कुछ डूबी है, कुछ इसमें से बाहर निकली हुई है, इस वस्तु का अपना वजन है 50 न्यूटन, तो मुझे बताइए कि क्या इस पर लगने वाला बायोंसी फोर्स, इस पर लगने वाला उत्प्लावन बल 50 न्यूटन ही होगा? बताइए जरा, क्या इस पर लगने वाला बायोंसी फोर्स 50 न्यूटन ही होगा अगर इसका अपना वजन 50 न्यूटन है और ये कुछ पानी के अंदर है और कुछ पानी के बाहर है? इसी से तय होगा कि आपने कितने अच्छे से कल की क्लास को रिवाइज किया है, सीखा है, समझा है। बिल्कुल, गुड इवनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, सूरज डूब चुका है, गुड इवनिंग। सांझ हो चुकी है और अभी रात के 8 बज रहे हैं, बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। अरे हाँ जी, भाई ये सवाल हो भैया, तुमने क्या सीखा फिर कल की क्लास में? देखिए, बायोंसी फोर्स का मान वस्तु के भार पर निर्भर नहीं करता। अच्छा, कल मैंने आधा बता दिया था तो आज भी आप आधा कह रहे हैं। कल वस्तु आधी डूबी थी इसलिए मैंने आधा कहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज वस्तु आधी डूबी है, मैं कहता हूं कुछ डूबी है, मुझे नहीं पता कितनी डूबी है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से इस कचरे को बाहर निकालिए कि उत्प्लावन बल जो है वो वस्तु के भार के बराबर लगता है। अरे मेरे भाई नहीं, उत्प्लावन बल का मान निर्भर करता है वस्तु कितनी पानी में डूबी हुई है। अगर वस्तु पानी में इतनी डूबी हुई है तो जितना इसका हिस्सा डूबा हुआ है उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा।
उत्प्लावन बल मतलब नीचे से लगने वाला बल वस्तु के वजन के बराबर नहीं होगा। यार समझो ना, वस्तु के वजन के बराबर होगा तो हर एक वस्तु फिर ऊपर ही उठी रहेगी पानी में। भाई मेरा वजन 50 न्यूटन है और मेरा जितना वजन है उतना ही मुझ पर ऊपर की तरफ लग जाए तब तो कोई वस्तु डूबेगी ही नहीं। तो बायोंसी फोर्स, उत्प्लावन बल वस्तु के वजन के बराबर नहीं होता है, ये वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। जितना वेट ये बॉडी पानी में डूबने पर हटा रही है, जितना पानी हटा रही है ये उस पर निर्भर करता है। और कितना पानी हटाएगी, जितनी डूबेगी। तो जितना हिस्सा इसका डूबेगा उतना ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, टोटल अपने वेट के बराबर फोर्स नहीं लगाएगी। करो एक बार थम्स अप कि हाँ जी भैया क्लियर है। ठीक है, एक बार फटाफट से थम्स अप करिए कि जी भैया मुझे आपकी बात अच्छे से समझ में आ गई है। अगली चीज सुनिए, मेरा आपसे सवाल, अच्छा पहले इसके बारे में बताइए। देखो आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे ना वो आपको समझ ही तब आएगा जब कल की सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगी, कोई भी गलत चीज नहीं होगी। अब देखो एक टॉपिक पढ़ो पहले इसके बीच में कि वस्तु के तैरने के नियम, तैरने के नियम किसके आधार पर, घनत्व के आधार पर, घनत्व के आधार पर, यानी कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन बेस्ड अपॉन डेंसिटी, लॉज ऑफ फ्लोटेशन बेस्ड अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी के आधार पर, घनत्व के आधार पर वस्तु के तैरने के क्या नियम होते हैं। देखिए तैरने के नियम में शामिल है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई वस्तु किसी भी द्रव में, चाहे मान लीजिए पानी है, उसमें तैरेगी या डूबेगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस वस्तु का जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो पानी से ज्यादा है या कम है। डेंसिटी का मतलब भारीपन। अगर भारीपन का सिंपल मतलब क्या है कि अगर 1 लीटर में आप पूरा पानी भर लो और उस वस्तु को भर लो, अगर उस वस्तु का द्रव्यमान पानी से ज़्यादा आया तो उस वस्तु का घनत्व ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। और अगर उस वस्तु का द्रव्यमान पानी से कम आया तो उसकी डेंसिटी कम है, उसका घनत्व कम है। तो इसी आधार पर हम घनत्व के आधार पर ही वस्तु को हल्का और भारी कहेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि भारी वस्तु डूब जाएगी और हल्की वस्तु तैरेगी। एक मोटी मोटी बात ये है, ये बात सबको समझ आई। घनत्व के आधार पर हम ऐसे समझ सकते हैं कि भैया जी पानी से भारी वस्तुएं पानी में डूब जाएंगी और पानी से हल्की वस्तुएं पानी में तैरेंगी। ठीक है, तो देखो तैरने के 3 नियम होते हैं। अगर मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास ये एक लिक्विड है, या पानी ही मान लो तुम और उसमें कोई एक वस्तु है, मान लो ये वस्तु डूब गई। ठीक, अच्छा मैं कहता हूं, मैं 2 डेंसिटी बना लेता हूं। डेंसिटी को हम किससे दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। तो अगर मैं रो एल लिख रहा हूं तो इसका मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, रो एल का सिंबल का मतलब है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मुझे थोड़ी सी और जगह चाहिएगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब ये हो जाएगा आपका तरल का घनत्व। ठीक है, और एक दूसरा सिंबल मैं डिफाइन करता हूं डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो वस्तु आपने डाली है द्रव में उसकी डेंसिटी को हमने ओ लगा दिया उसके नीचे, यानी कि वस्तु का घनत्व। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूं कि अगर किसी वस्तु की डेंसिटी यानी कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा है, किससे, लिक्विड की डेंसिटी से, अगर वस्तु का घनत्व ज्यादा है द्रव के घनत्व से, तो आप कहेंगे कि वस्तु क्या होगी, भाई साहब वस्तु डूबेगी। भाई ये बात सबको समझ आई, एक बार थम्स अप कर दो। और इसको ऐसे ही बनाते हुए चलो आप, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहली चीज तैरने और डूबने के लिए हम घनत्व को देखेंगे। अगर वस्तु पानी से भारी है
तो सबसे पहली चीज है कि वो डूबेगी। अगर हम ये कहें कि कोई वस्तु पानी में तैर रही है, अब तैर कैसे रही है? तैर रही है मान लो आधी अधूरी, मुझे नहीं पता कि ये बिल्कुल आधी है कितनी है, मैं कहता हूं कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, कुछ हिस्सा उसका ऊपर तैर रहा है। तो डेफिनेटली होगा ये कि जो डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की, ये कम है किससे? लिक्विड की डेंसिटी से। तो वस्तु क्या होगी? तैरेगी। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि ये बिल्कुल इसके सरफेस पर तैरे, बिल्कुल सतह पर तैरे, बिल्कुल यहां तैरे, मतलब इसकी सतह के बिल्कुल ऊपर है, इसकी सरफेस के बिल्कुल ऊपर है, तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों की डेंसिटी बराबर है, दोनों का घनत्व बराबर है। तो क्या होगा कि वस्तु तैरेगी तो सही, लेकिन सतह पर, वस्तु सतह पर तैरेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन सरफेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट ऑन सरफेस, ऑब्जेक्ट सरफेस पर फ्लोट करेगा। ये तीन स्थिति आपको समझ आ गई? एक बार थम्स अप करें अगर नोट हो जाए तो। सर लोग पानी में कैसे डूबते हैं, डेंसिटी तो कम होती है ना। तो नेहा पहले आप मुझे इंसानों की डेंसिटी बताइए। लोग का मतलब आप इंसान ही कह रहे हैं ना, तो फिर इंसान की चलिए आप मुझे डेंसिटी बताइए कितनी होती है। पानी की डेंसिटी बताइए और इंसान की डेंसिटी बताइए, तभी तो हम ये तुलना कर पाएंगे कि हाँ डेंसिटी पानी से कम होती है या ज़्यादा होती है। एक सवाल बड़ा आता है कि जिंदा इंसान डूबता है, मरा हुआ तैर जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे, पहले अभी आप इतना बताइए एक बार। बड़ी सिंपल सी बात है कि भैया अगर, सीधी सी बात है, वस्तु जो है पानी से हल्की है तो तैरेगी, और अगर भारी है तो वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, आसान बात है। अच्छा, लेकिन यहां एक सवाल उठता है, मुझे बताओ लोहा पानी से हल्का है या भारी है? सभी बताइए, लोहा पानी से हल्का है या भारी है? आयरन, आप डेफिनेटली कहोगे यार कोई शायद हल्का तो नहीं कहेगा, भारी ही बताएगा। तो भारी चीज तो डूब जानी चाहिए। हाँ डूब जाती है, लोहे की एक कील डूब जाती है, लेकिन उसी लोहे का जहाज तो यार तैरता है। तो लोहे का जहाज क्यों तैरता है? अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अगर वस्तु भारी होने के बाद भी तैर रही है तो फिर उसमें खेला घनत्व का नहीं है, गेम डेंसिटी का नहीं है, फिर उसमें गेम है उत्प्लावन बल का, बायोंसी फोर्स का। अगर मुझे किसी भारी वस्तु को भी तैराना हो, इन सिद्धांतों के विपरीत जाके काम करना हो, तो मुझे मदद लेनी पड़ती है उत्प्लावन बल की, बायोंसी फोर्स की। अब देखिए बायोंसी फोर्स की मदद से कैसे हम एक पानी से भी भारी वस्तु को पानी पर तैराएंगे। आओ, सवाल आता है कि लोहे की कील डूब जाती है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए आप पेपर में, इसी तरह से आएगा कि लोहे की कील डूब जाती है, लोहे की कील डूब जाती है, परंतु उसी लोहे का बना जहाज, परंतु उसी लोहे का बना जहाज तैरता है। यानी कि नेल ऑफ आयरन, आयरन नेल, आयरन नेल सिंक्स while ship of same iron floats, कि पानी का भरा हुआ जो जहाज है वो कैसा है? तैरता है, वो स्विम करता है। क्या कारण है इसका? तो देखो आपको बात समझ में आ गई भाई, डेंसिटी के हिसाब से तो जहाज भी डूब जाना चाहिए, लेकिन वो तैरता है। आखिर इसके पीछे क्या करामात है? भाई रिक्वेस्ट है प्लीज अब इसको सुनना। जहां क्यों की जरूरत नहीं है मैंने नहीं बताया, बट जहां क्यों की जरूरत है वहां हमें सीखना ही पड़ेगा अच्छे से। तो क्यों वाले सवालों को यहां से उत्तर ही तब आप बना पाओगे जब क्यों का उत्तर आप कर लोगे। चलो मैं आपको दिखाता हूं ऐसा क्यों होता है। तो हम एक इमेज उठा लेते हैं,
आजा भाई। शिप ऑन वाटर, शिप ऑन वाटर। देखो जैसे एक इमेज उठा लेते हैं, मुझे 1 सेकंड का समय दो बस। आजा भाई, आजा आजा दोस्त। ओहो, चलो इसी से काम चला लेंगे हम। इसको डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, अपने टॉपिक में उठा लाते हैं। यही होगा, चलो बहुत बढ़िया। देखो इसके बारे में आप समझिए चीज़ों को, थोड़ा सा मैं इसको क्रॉप कर लेता हूं ताकि मेरे काम की चीज़ आ जाए बस। ये लो, देखो जब जहाज पानी में उतरा होगा तो इस जहाज ने कुछ पानी हटाया होगा। जैसे ही जहाज पानी में उतरा होगा तो इस जहाज ने कुछ पानी को हटाया होगा, और वो पानी पहले हटा होगा। और कितना पानी हटा होगा? जितना इस जहाज का हिस्सा पानी में डूबा होगा। बहुत ध्यान से सुनना, जितना इसका वजन है इतना पानी नहीं हटा होगा। जितना हिस्सा जहाज का डूबा होगा उतना ही पानी हटा होगा। और देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी वस्तु अपने वजन के बराबर पानी हटाए, या वजन से ज्यादा पानी हटाए, या वजन से कम पानी हटाए। पानी हटाना वजन पर निर्भर ही नहीं करता है। पानी हटाना निर्भर करता है कि आप कितने ज्यादा पानी के संपर्क में हैं। तो आपने देखा होगा जहाज पतले और लंबे बनाए जाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी हटाएं। तो मैंने इस जहाज की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई है कि भाई जहाज, अगर तेरा वजन 500 न्यूटन है तो तू भाई 500 न्यूटन से ज्यादा पानी या उसके बराबर ही पानी हटाना, उससे कम तो मत हटाना। अगर तू 500 न्यूटन का है तो तू 500 न्यूटन से ज्यादा ही पानी हटाना। क्या ऐसा संभव है? 100% संभव है यार। उसको लंबा लंबा पतला पतला बना दो। अगर आप जहाज को चौकोर और वहीं के वहीं बनाओगे तो वो नहीं हटाएगा पानी, लेकिन अगर आप उसको पतला और लंबा बनाओगे तो वो अपने वजन से भी ज्यादा पानी हटाएगा। पानी हटाना वजन पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अब जैसे ही इसने पानी हटाया, भाई यही पानी वापस से आकर इसको ऊपर उठाना शुरू कर देगा। वेरी सिंपल, इसने 500 न्यूटन इसका वजन है, उससे ज्यादा पानी हटा दिया। 500 न्यूटन से ज्यादा पानी क्यों हटाया? क्योंकि मैंने इसे खुद से ऐसा बनाया है। इसी चीज को हम इंजीनियरिंग कहते हैं। तो जब मैंने इसको ऐसा बनाया, इसने वापस से, पानी ने वापस से आकर अपनी जगह मांगनी शुरू की। हर जगह से पानी इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा के रखेगा। हर जगह से पानी इस पर एक उत्प्लावन बल लगा के रखेगा, ऐसे आगे भी, फिर पीछे की तरफ भी, पीछे भी, आगे भी। तो ये बल पानी जहाज के भी वजन से ज्यादा हो जाता है या उसके बराबर होता है। अब आप ऐसा मत मानना कि ज्यादा हो जाएगा तो हवा में उड़ा देगा इसको, नहीं। ज्यादा होगा या बराबर होगा तो अधिकतम से अधिकतम इसे सतह पर तैराता रहेगा, डूबने नहीं देगा। तो अब आपको समझ में आया कि जहाज को इस तरह, सारा खेल किसका है? सारा खेल है उत्प्लावन बल का, बायोंसी फोर्स का। अगर आपने बायोंसी फोर्स उस चीज के वजन से ज्यादा कर दिया तो डेफिनेटली वस्तु तैरेगी, चाहे फिर वो हल्की हो या भारी हो। और उत्प्लावन बल को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? वस्तु के द्वारा पानी हटवाकर, क्योंकि वही तो उत्प्लावन बल है, वही तो बायोंसी फोर्स है। फटाफट से एक बार बताओ कि हाँ जी समझ में आ गया। अगर जहाज रुक जाए तो क्या डूब जाए? अरे भाई कैसी बात करते हो यार, क्या चलने और रुकने से पानी हटाने का कोई मतलब है? अरे महाराज, वो तो यार रुका हुआ भी पानी हटा रहा है, चलता हुआ भी पानी हटा रहा है। पानी तो वो हर जगह से हटा रहा है। बोलो भाई, क्लियर है सभी को कि हाँ जी भैया मुझे आपकी बात समझ में आ गई? तो सारा खेल जहाज की बनावट का है कि जहाज की बनावट ऐसी बनाई जाती है कि वो अपने भी वजन से ज्यादा पानी हटा देता है, जिससे उस पर ज्यादा उत्प्लावन बल लगता है, जिससे उस पर ज्यादा बायोंसी फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? अगले पेज पे मैं लिखवा देता हूं कि जहाज के द्वारा, इसका उत्तर रहेगा कि जहाज द्वारा हटाए गए, जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार, जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार। और जितना वो पानी हटाएगा उसी को तो हम उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कि उत्प्लावन बल ये ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है? जहाज के भार से। ये ज्यादा हो जाता है किससे? जहाज के भार से।
यानी कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय शिप, जिसको हम बायोंसी फोर्स भी बोलते हैं, ये ज्यादा होता है वेट ऑफ द शिप, जहाज के भार से। ठीक है, सबको समझ आता है? अच्छा जी, आगे आप देखिए, एक बार फटाफट थम्स अप करिए कि हाँ जी ठीक है, वेरी गुड। टाइटिंग कैसे डूब गया? टाइटैनिक, अच्छा टाइटैनिक डूब गया था क्योंकि उस टाइम पे आगे देखने वाली प्रणाली नहीं थी, बर्फ का एक आगे मतलब ये मान लो बड़ा आइलैंड था और उससे टकरा के वो डूब गया था। अच्छा जी, अब देखिए, जहाज द्वारा हटाए गए जल का भार ज्यादा होता है जहाज के भार से, लेकिन सवाल आता है कि यार एक छोटी सी कील क्यों डूब जाती है? देखो समस्या कील के साथ क्या है, मैं इसको फिर से एक बार आपको दिखा रहा हूं। आयरन नेल इन वाटर, आयरन नेल इन वाटर, एकदम से समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल टक से। देखो, ये आपकी एक आयरन नेल है, ये क्यों डूब गई? क्योंकि नीचे लाने वाला कौन है इसको? नीचे लाने वाला है इसका भार, वजन। मान लो इस कील का जो वजन है, मान लो वो 10 न्यूटन है, ठीक है? तो कील इतना पानी हटा ही नहीं पाती है, कील की आकृति ऐसी होती है कि वो 10 न्यूटन के बराबर भी पानी नहीं हटा पाती है, उस पर लगने वाला बल ऊपर की तरफ हमेशा कम पड़ जाता है, पानी हटा ही नहीं पाती है वो कील। तो कील के द्वारा हटाए गए जल का भार जो है वो कम होता है कील के भार से, इसलिए कील डूब जाती है। आगे बात समझ में? वो ऐसा कर ही नहीं पाती है, क्यों? उसकी बनावट की वजह से। अब असल में तुम कहोगे तो भैया कील को पतला और लंबा बना दो। अरे मेरे भाई, कील तैराने के लिए थोड़ी बनाई गई है, कील का उद्देश्य दीवार में ठोकना है। अगर आप उसको हल्का हल्का बनाओगे तो दीवार में ठोकते हुए टूट जाएगी। तो कील उस उद्देश्य के लिए बनाई ही नहीं गई है। तो आप लिखेंगे कि, मैं इसी को चेंज कर देता हूं थोड़ा थोड़ा, है ना, आप नोट करते रहना, मैं बस इसमें क्या कर दूंगा, कील कर दूंगा जहाज की जगह। ये लो, आजा भाई, आजा भाई, आजा दोस्त, का कलर चेंज कर देते हैं और इसमें मैं बस जगह जगह क्या कर दूंगा, कील, यहां कर दूंगा कील द्वारा हटाए गए जल का भार, उत्प्लावन बल जो है वो कील के भार से कैसा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय नेल, बायोंसी फोर्स, वेट ऑफ द नेल, और इसको भी क्या कर देंगे हम, चेंज कर देंगे। तो लिखिए, कील द्वारा हटाए गए जल का भार यानी कि उत्प्लावन बल, ये कम पड़ जाता है कील के भार से। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय आयरन नेल बायोंसी फोर्स, कम पड़ जाता है वेट ऑफ द नेल के। चलो नोट करिए और फटाफट से बताइए, थम्स अप करिए भैया जी। अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ थम्स अप करके आगे बढ़ जाओ। अगर आप एक ही 10 मिनट की क्लास में ही अगर बिल्कुल फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग बनने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हर प्रश्न का उत्तर दिया जा पाना संभव नहीं है। सबमरीन का तैरना डूबना वो एक अलग चीज़ है, बुक सकती है, पेज क्यों नहीं डूबता। आप यहाँ पे आके देखो कमेंट सेक्शन में, आपको ऐसा लगेगा मेरे कमेंट का उत्तर नहीं दिया जा रहा, बट यहाँ पे हज़ारों ऐसे कमेंट है, सिलेंडर क्यों नहीं डूबता, मैं क्यों नहीं डूबता, मेरी वो क्यों नहीं डूबती, फलाना है ढिकाना है। तो अभी आप उसको छोड़िए, वो इंजीनियरिंग लेवल की कुछ बातें आप पूछ रहे हैं, उसके लिए आपको और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, सबमरीन की प्रॉपर वर्किंग पढ़नी पड़ेगी कि सबमरीन कैसी है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये बताइए कि हाँ जी मुझे ये समझ में आ गया। तो ये एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। आज के बाद आप कभी नहीं ये सोचेंगे कि यार भारीपन की वजह से वो डूबता है या नहीं तैरता है। ठीक है, सबको समझ आ गया? ओके। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही जवाब। सारा का सारा खेल किसका है? बायोंसी फोर्स का है, उत्प्लावन बल का है। इसके बाद अगला एक हमारा मुद्दा आता है, एक अगला कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मतलब होगा सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, और इसको हम दिखा रहे हैं लेटर टी से। देखो सरफेस टेंशन क्या होती है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, समझिए।
देखिए, मेरे पास ये एक मान लो कपड़ा है, इसको चादर समझिए, और इस चादर को 4 लोग कोनों पे खड़े होके ऐसे खींच रहे हैं, या मान लो मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं। अब देखो, मैं इसमें कुछ भी डालता हूं, हरीश भाई, इसमें जैसे इस पेन को डालना यार, ये पकड़ो, इसमें, या चलो कोई भारी सी चीज डालो, रिमोट डालो यार, मैं इसको खींच लेता हूं, बस इसके बीच में रिमोट रख दो। अबे रखो तो सही, काहे को तुम काहे को डर रहे हो भाई। अब देखो, इसके पास इतनी ताकत है कि ये रिमोट के वजन को संभाल लेगी, ठीक है। अभी मैंने इसको खींच रखा है, ऐसा इसलिए है, अगर मैं इसको ढीला छोड़ूंगा तो देखो ये इसको अंदर दबाती हुई चली जाएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा भी ढीला छोड़ोगे तो ये रिमोट जो है इसको अंदर दबा देगा। इस चीज को ध्यान रखना, आगे काम आएगा। अब देखो, पेन दिखाओ। अब चलते हैं द्रवों के पास, लिक्विड के पास। याद रखना, कोई भी लिक्विड शुरुआत में उसकी ऊपर की सतह, किसी भी लिक्विड को आप उठाइए तो उसकी ऊपर की सतह खिंची हुई होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने इस गैस को, इसको खींच रखा था। प्रेशर ऑफ गैस महाराज, प्रेशर ऑफ लिक्विड तो खत्म होने दो, आपको इतनी चिंता क्यों रहती है भैया, मैं करा के भेजूंगा, आगे कोई मत कहना कि प्रेशर ऑफ गैस रह गया है, मैं उसको कराऊंगा। अभी प्रेशर ऑफ लिक्विड तो खत्म होने दो, प्रेशर ऑफ लिक्विड बड़ा टॉपिक है। आपको लगता है यार मास्टर ने छोड़ ना दिया हो, तो लिक्विड की पहले सुनो, ऊपर की सरफेस, सारी सरफेस नहीं, ऊपर की सतह बिल्कुल ऐसे ही खिंची होती है जैसे मैंने इस कपड़े को खींच रखा था, ठीक है। तो इस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, एक बल लगा हुआ होता है, जिसके कारण ये बिल्कुल ऐसे ही खिंची हुई होती है। ये क्या लगा हुआ है, एक फोर्स लगा हुआ है, बल लगा हुआ है केवल ऊपर की सतह पर, जिसको मैं दिखा रहा हूं F से, ठीक है। ये कितनी लंबाई पर लग रहा है, तो मान लेते हैं ये जो लेंथ है इसकी, ये है L, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, ये है L। तो L लंबाई पर एक फोर्स लगा जिसकी वजह से ये खिंचा हुआ है। अब देखो, एक मच्छर और मछली जी, नई नई उनकी शादी हुई है, और मछली जी को बड़ी शिकायत है मच्छर जी से। क्यों? मछली जी कहते हैं, जी शादी से पहले तो तुम बहुत बात करे, अब तो बिल्कुल टाइम ही ना दो। मछली जी बैठी हुई हैं अपना आराम से, नई नवेली दुल्हन की तरह अपने घर में, और मच्छर जी कहीं से आते हैं उड़ते हुए, और मछली जी की वही शिकायत कि जी अब तो तुम हमें टाइम ही ना दो। मच्छर जी कह रहे हैं, अरे तुझे टाइम की पड़ रही है, जल्दी से यहाँ से झोला झंडा उठा भाग ले। मैंने अभी मालिक को अपने बेटे से कहते हुए सुना था कि कूलर के पानी में मच्छर बहुत हो गए, वहाँ केरोसिन डाल दे। आपको पता है कि केरोसिन से मच्छर नहीं बैठ पाते हैं। क्यों नहीं बैठ पाते हैं? देखो, जैसे ही केरोसिन इसमें डलेगा तो इसकी सतह के बीच से ये जो खिंचाव है, ये जो टेंशन है, ये टूट जाएगी। वैसे ही बिल्कुल जैसे वो कपड़ा ढीला पड़ गया था, बिल्कुल ऐसे ही मान लो। ऐसा क्यों होता है, ये साइंटिफिक रीजन है, फिर इसको हमें केमिस्ट्री की भाषा में ज्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल मान लो कि शुरुआत में अगर कुछ भी इसमें कोई मिलावट नहीं है तो ये खिंची हुई है, और जैसे ही आप केरोसिन डालोगे, चिकनाई डालोगे कुछ भी, तो ये खिंचाव टूट जाएगा, जैसे वो सतह बिल्कुल ऐसे ढीली पड़ गई थी, चादर ढीली पड़ गई थी। ऐसे ही एक सतह बिल्कुल टूट जाएगी, और टूटने से क्या होगा कि ये मच्छर और मछली जी इस पर कभी टिक ही नहीं पाएंगे। मतलब अब ये इनके वजन को नहीं संभाल सकती है, जैसे वो चादर रिमोट के वजन को नहीं संभाल रही थी। वेरी सिंपल है। यहां से एक डाउट आता है, क्या भैया हम भी ऐसे तैर सकते हैं? अगर तुम अपने वजन की तुलना मच्छर से करो तो बिल्कुल तैर सकते हो भाई। ये खिंचाव बहुत ना के बराबर होता है, सिर्फ इतना कि ये हल्की फुल्की चीजों के वजन को संभाल सके, कागज वगैरह के वजन को संभाल ले, पत्तियों के, पेड़ की पत्तियों के वजन को संभाल सके, मच्छर मक्खियों के वजन को संभाल सके। भाई तुम हाथियों के वजन को थोड़े ना संभाल पाएगी, मछलियों के वजन को थोड़े ना संभाल पाएगी ये, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है कि किसी भी द्रव की ऊपरी सतह पर जो खिंचाव होता है, जो एक एक्सटेंशन होती है, एक टेंशन होती है, उसको हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो लिखिए परिभाषा। अच्छा, पहले इसका सूत्र लिख लो, आपको परिभाषा खुद ही समझ में आ जाएगी। पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन है कि किसी भी द्रव की ऊपरी सतह पर लगने वाला बल उसकी प्रति एकांक लंबाई पर, उसकी पर यूनिट लेंथ पर। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, जो सरफेस टेंशन होती है, ये क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। अगर आप इसकी डेफिनेशन बनाना चाहें तो भले ही यहीं से बना दो कि द्रव की एकांक, द्रव के
पृष्ठ की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। द्रव की, और मैं कौन सी सतह की बात कर रहा हूं? मुक्त सतह। मुक्त सतह का मतलब ऊपरी सतह। मैं लिख देता हूं, यह केवल किसके लिए वैलिड है? ऊपरी सतह के लिए। द्रव की मुक्त सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। इंग्लिश वालों के लिए मैं ऊपर लिख देता हूं, नोट भी करते रहो। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ upper surface on upper surface of liquid। एक बार फटाफट से थम्स अप करें। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। बर्ड भी इसी कारण स्विम करती हैं? अरे नहीं यार, क्या बात करते हो। जिन बर्ड की आप बात कर रहे हो, बत्तख होती हैं, जल मुर्गी होती हैं, उन सब का वजन कीट पतंगों के वजन के बराबर होता है क्या? द्रव की मुक्त सतह ब्रैकेट में ऊपरी सतह की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। चलो, थैंक यू भाई, आप सभी का बहुत सारा आभार। चीजें आपको बेहतर समझ आ रही हैं। फिर से वही चीजें हमें समझना है। पहले हमने समझ लिया, उसका सूत्र बना लिया, सूत्र से परिभाषा बना ली, फिर वही चीज परिभाषा से मात्रक बना देंगे। भाई यहीं से हमारा मात्रक बन जाएगा। मैंने बस ये लिख दिया है, आप मत लिखना, हम डायरेक्टली मात्रक लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। तो भैया जी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी एक ही यूनिट होती है, चाहे सूत्र से कहिए चाहे ऐसा ही कहिए। बल का मात्रक न्यूटन लिखोगे और लंबाई का मात्रक मीटर लिखोगे, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर इनवर्स। कैसी राशि है? सदिश और अदिश की पहचान प्लस माइनस से कर लो। भाई बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, माइनस लिखोगे वेक्टर को। लंबाई अदिश राशि है, स्केलर है, तो आप प्लस लिखोगे। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस का मतलब सदिश राशि, यानी कि ये एक कैसी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। और सॉरी, लंबाई जो है, ओह माफी चाहूंगा, यहां पर लंबाई का विस्थापन रूप ले रहे होते हैं हम। तो लंबाई एक सदिश राशि है और माइनस माइनस प्लस, उसके चलते ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। सॉरी, अदिश राशि। देखो लंबाई तो अदिश भी हो सकती है, सदिश भी। कुछ जगह पर अदिश ली जाती है, कुछ जगह पर सदिश। तो यहाँ पे हम सदिश रूप लेते हैं। कैसे पता चलेगा? वो कोई तरीका नहीं है, आपको याद ही करना है। तो इससे अच्छा इसको याद ही कर लो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आप इसकी डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो जो समझ के पढ़ना चाहते हैं पहले उनके लिए भाई न्यूटन की डायमेंशन लिखो। अब आपको याद होनी चाहिए mL/t-2। मीटर के लिए L लिखोगे, L से L कट जाएगा और डायमेंशन बचेगी mt-2। जो डायरेक्टली याद करना चाहते हैं वो डायरेक्टली याद कर लीजिए mt-2। ठीक है, बिल्कुल लिखेंगे इसके x अभी लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल अभी लिखेंगे। भाई राइटिंग को लेके वैसे तो ऑलमोस्ट सभी ठीक है, बट कुछ एक दो साथियों को समस्या रहती है। तो आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि मुझे ये सुधार करना चाहिए। मेरे हिसाब से देखो, जो शब्दों के ऊपर डंडा खींचने वाली बात है वो थोड़ा सा मेरी हैबिट ही नहीं है, मैं उसको भूल ही जाता हूँ। मुझे नहीं लगता उससे कोई फ़र्क पड़ता होगा। बाकी पड़ता है तो आप बताइए, मैं और कोशिश करूँगा। बस आप मेरी मदद थोड़ी ये करिए कि आप मुझे बताएं प्रॉपर कि यहाँ सुधार करना है इस चीज़ में प्रॉपर, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से करूँगा। तो ये तमाम चीज़ें हमें पढ़नी है। अब इसके हमें कुछ एग्जाम्पल पढ़ने हैं, उसके अलावा इसके आगे फिर हम थोड़ा सा चीज़ों को और सीखेंगे। वाई लिविंग बॉडी, अच्छा देखो ये सवाल आपका है। वैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सवाल ऐसे हो सकते हैं। भैया जिंदा बॉडी डूब जाती है, मरी हुई बॉडी तैरती है, क्यों? देखिए जिंदा बॉडी, अभी मेरी जो डेंसिटी है वो पानी से ज़्यादा है, आपकी भी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, आपके शरीर का वजन पानी से ज़्यादा है। बेसिकली डेंसिटी, वजन नहीं डेंसिटी। लेकिन जब इंसान मर जाता है तो उसके अंदर हवा भर जाती है। आप कभी देखना, मरा हुआ इंसान या मरा हुआ जानवर, आपने देखा होगा कि इंसान जब डेड हो जाता है तो उसके हर एक नाक कान आंखों वाले होलों पर रुई लगा दी जाती है, कॉटन लगा दी जाती है, ताकि अंदर एयर ना जा पाए।
अगर आप डेड बॉडी को छोड़ेंगे तो वो फूलना शुरू हो जाएगी। जैसे आपने जानवरों को देखा होगा, वो फूल जाते हैं। तो फूलने से क्या होती है, हवा भर गई, एयर भर गई। एयर भरने से डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी के कम होने की वजह से फिर आदमी या कुछ भी पानी से हल्का हो जाता है, तो फिर वो उस पर तैरने लगता है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू आपका, बहुत सारा आभार। बाकी जिन साथियों को समस्या है मैं उनको थोड़ा सा करके दिखा दूंगा, कुछ भी है ना, मतलब और थोड़ा सा साफ साफ लिख लेंगे। चलो तो ये बात हो गई डेंसिटी सरफेस टेंशन को लेके। अब देखिए, सरफेस टेंशन से जुड़ी हुई कुछ चीजें पूछी जाएंगी। आप इनको एग्जाम्पल कहिए या इसके अनुप्रयोग कहिए, अनुप्रयोग कहिए या एग्जाम्पल कहिए, दोनों एक ही बात है। सबसे पहला अनुप्रयोग है इसका कि मच्छरों का पानी पर तैरना। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ा अनुप्रयोग है। सरफेस टेंशन की वजह से तो मच्छर पानी पर तैर पाते हैं, यानी कि फ्लोट तो मत कहिए, स्विमिंग, तैरना तो स्विमिंग हो जाएगा। आप ऐसे कहिए, स्टेइंग कहिए, स्टेइंग ऑफ मॉस्किटोज ऑन ऑन वाटर, पहली चीज। दूसरा, एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है इसका, वो है पानी की बूंद का गोल होना। भाई बारिश हो रही है, तो पानी की बूंद गोल ही क्यों बनी, त्रिभुजाकार क्यों नहीं बन गई, बेलनाकार क्यों नहीं बन गई, चपटी क्यों नहीं बन गई, गोलम गोल ही क्यों बनी? इसलिए बनती है क्योंकि देखो, सरफेस टेंशन उसको ना खींचे रखती है, और जब हर साइड से खिंचाव लगेगा ना, तो चीजें अपने आप ही गोल बन जाएंगी। तो आप कहोगे बारिश की बूंद गोल होती है, ये किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन के कारण ही। वर्षा की बूंद का बारिश की बूंद का गोल होना, यानी कि स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप। ठीक है, बारिश की बूंद का गोल होना, ये सभी अनुप्रयोग होते हैं किसके? सरफेस टेंशन के। एक और सरफेस टेंशन का अनुप्रयोग है, जो शेविंग ब्रश होता है। कभी आपने देखा ना हो तो मैं आपको चलो दिखाई देता हूं नहीं तो आप सोचते रह जाओगे क्या है शेविंग ब्रश। शेविंग ब्रश और सरफेस टेंशन के साथ ही दिखाता हूं आपको इसको। सरफेस टेंशन, आ जाओ भाई, देखो जैसे ये एक शेविंग ब्रश है ना। आप देखते होंगे, अरे जो दाढ़ी बनाने वाला होता है, आप देखते होंगे कि इनिशियली ऐसा बिखरा बिखरा रहेगा, लेकिन जैसे ही इसे आप पानी में डुबोकर निकाल दोगे, तो इसके जो हेयर्स हैं, जो बाल हैं, जो रेशे हैं, वो आपस में चिपक जाते हैं। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे ही इस पर पानी लगा, तो पानी ने इसको खींचना शुरू किया, और हर एक रेशे के बीच में एक खिंचाव बना, जिससे कि ये सारे के सारे रेशे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो आप कहेंगे कि शेविंग ब्रश को पानी से निकालने पर उसके तंतुओं का आपस में चिपकना। हिंदी में लिखेंगे शेविंग ब्रश शेविंग ब्रश के शेविंग ब्रश को लिखो, शेविंग ब्रश को पानी से निकालने पर पानी से निकालने पर उसके तंतुओं का आपस में चिपक जाना, उसके तंतुओं का आपस में चिपक जाना, यानी कि स्टिकिंग ऑफ स्टिकिंग ऑफ, उसके लिए क्या कहेंगे? रेशे के लिए क्या कहेंगे? एक इंग्लिश का शब्द बताओ अच्छा सा रेशे के लिए। स्टिकिंग ऑफ, मैंने खाली जगह छोड़ दी, ऑफ शेविंग ब्रश ऑन गेटिंग आउट फ्रॉम वाटर, पानी से बाहर निकालने पर
रेशे के लिए एक शब्द बताओ सभी इंग्लिश वाले जो भी हैं। ठीक है, तो ये सभी को समझ में आ गए। ये सारे के सारे सरफेस टेंशन की वजह से है, ये सब कुछ पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। एक बार थम्स अप करें अगर आपको समझ में आ गया हो तो। कॉटन स्टिकिंग ऑफ फाइबर कह सकते हैं, अच्छा शब्द है फाइबर। स्टिकिंग ऑफ फाइबर्स ऑफ शेविंग ब्रश। अच्छा मैंने ब्रस्ट लिख दिया, ब्रश कैसे कर लो इसको। चलो एक बार थम्स अप करिए सभी, थैंक यू। फाइबर अच्छा शब्द है, अच्छी इंग्लिश है आप लोगों की, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो एक सवाल आता है कि मच्छरों का पानी पर तैरना सही तो है, स्टेइंग ऑफ मॉस्किटोज ऑन वाटर, सही है। अब बात आती है कि पृष्ठ तनाव को कम कैसे किया जाता है, सरफेस टेंशन को कम कैसे कर सकते हैं। तो देखो सरफेस टेंशन को कम करने का तरीका है, या तो आप उसमें कोई चिकनाई की चीज़ मिला दो पानी में। चिकनाई की चीज़ में शामिल हो सकता है, जैसे आप चाहो तो भाई मिट्टी का तेल मिलाइए, मिट्टी के तेल से थोड़ी स्मेल भी हो जाती है तो बाकी कीट पतंग भी नहीं आते हैं। बाकी आप मिला कुछ भी सकते हैं, चाहे उसमें ग्रीस मिला दीजिए, चाहे उसमें सरसों का तेल मिलाइए। इवन जो डिटर्जेंट होता है, सर्फ होता है, वो भी चिकना होता है ना, तो डिटर्जेंट पाउडर आप डालेंगे तब भी सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो कोई भी चिकनाई वाली चीज़ आप मिलाएंगे तो पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप पानी को गर्म करेंगे, अगर आप पानी को हीट करेंगे तब भी सरफेस टेंशन कम ही हो जाएगी। गर्म करने से भी पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो इससे जुड़ा हुआ अगला मुद्दा है कि पृष्ठ तनाव कम करने के, पृष्ठ तनाव कम करने के उपाय, मेथड्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन, मेथड्स टू रिड्यूस सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव को कम करने के उपाय। तो पहला उपाय है द्रव को गर्म करके, यानी कि ऑन द लिक्विड। ठीक, दूसरा उपाय है चिकनाई मिलाकर, ऑन मिक्सिंग दी लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब कोई भी चिकनाई। तो ये तमाम चीजें लिक्विड के सरफेस टेंशन को कम कर देती हैं, पृष्ठ तनाव को कम कर देती हैं। तो आज के मुद्दे को यहीं तक रहने देते हैं। अभी इसमें एक दो टॉपिक और बचे हुए हैं, जैसे केशिकात्व है, उसके अलावा बर्नौली साहब की थ्योरम है, और फिर आएंगे हम गैसों के दाब पे, आपके सबसे प्यारे टॉपिक जो बिल्कुल यहाँ पे अटका हुआ पड़ा है। भैया गैसों का दाब नहीं पढ़ाया, पहले लिक्विड को तो खत्म कर लो, उसके बाद चलेंगे हम। अभी इसमें एक दो चीज़ें और हमें पढ़नी है। तो कोई समस्या बताइए, कोई दिक्कत समस्या हो तो बताएं, नहीं तो फिर हम लोग इस क्लास को एंड करें। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा अच्छे से आप बढ़िया से रिवाइज करके आएंगे। भैया दिल्ली जल बोर्ड में वैकेंसी कब आएगी? मनोज कुमार, अभी जूनियर इंजीनियर की दिल्ली जल बोर्ड में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की वैकेंसी आई हुई है, 50 वैकेंसी पूरी आई हुई हैं, चाहे तो आप उसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलिए जी, तो फिर मिलते हैं हम लोग। सभी को नमस्कार, सभी को टाटा बाय बाय। थैंक यू उन सभी का जिनके हमेशा पॉजिटिव मैसेज होते हैं, और जिनके नेगेटिव भी होते हैं, वो सुधार के प्रति होते हैं, उन सभी का भी थैंक यू। जिनके पढ़ाने के रवैये को लेकर पॉजिटिव मैसेज होते हैं, वो मेरे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। और जिनके नेगेटिव मैसेज भी होते हैं, नेगेटिव ऐसा नहीं है कि कोई गाली दे रहा है, गलत बोल रहा है, आप सभी बहुत समझदार हैं, कुछ आप कमियां बता रहे होते हैं तो उनका भी मोस्ट वेलकम, ताकि उनसे मैं सुधार करता हूं अपने अंदर, चीज़ें आपके लिए बेहतर बनाता हूं। चलिए मिलते हैं फिर कल। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।